तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क थ्योरी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में देखते हैं लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एलिमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू द ऑरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन वी आई के बीच में से आर स्ट्रेट लाइन ये लीनियर हुआ, और एक दूसरा वी आई जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये ऑरिजिन से पास नहीं हुआ। स्ट्रेट लाइन ऑल्दो है ये, और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑरिजिन से पास हो रहा है फिर भी ये नॉन लीनियर होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑरिजिन से पास करने से नहीं होगा। दोनों कंडीशन मीट करना होगा, ये स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए और ये ऑरिजिन से पास भी करना चाहिए। एग्जांपल ऑफ लीनियर एलिमेंट जो है वो है आर एल एन सी एलिमेंट, मतलब रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एलिमेंट। नॉन लीनियर जो है डिवाइस एलिमेंट होते हैं जो कि डायोड, बीजेटी और मॉसफेट के फॉर्म में हमें दिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी बाई आई जो है ये आर को फॉर्म करता है, साई बाई आई एल को फॉर्म करता है, क्यू बाई आई सी को फॉर्म करता है, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेसिस्टर। तो वी आई प्लेन, साई आई प्लेन, क्यू बी प्लेन। यहाँ पे नॉन लीनियर डिवाइस के यहाँ पे नॉन लीनियर ये डायोड का कट इन वोल्टेज है, और यहाँ से आई डी बी डी, और ये है आपका बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक जो कि नॉन लीनियर है, और ये पे मॉसफेट का है। तो इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखते हैं बायलेटरल एलिमेंट। इन वी आई प्लेन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायलेटरल एलिमेंट ऑफर द सेम इम्पिडेंस थ्रू आउट द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस सेम होते हैं, जबकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिलैटरल एलिमेंट ऑफर्स डिफरेंट इम्पिडेंस इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में इसका इम्पिडेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। इन केस ऑफ जनरलाइज प्लेन, अगर जनरलाइज प्लेन हो मतलब सिर्फ एक्स वाई, मतलब यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ना आपको आई सी आई भी, या फिर यहाँ पे दिख रहा है साई आई प्लेन, इस तरह से नहीं, ये तो स्पेसिफिक प्लेन हो गया कि ये साई आई प्लेन हुआ। अगर जनरलाइज एक्स वाई मतलब इधर एक्स हो इधर वाई हो, इस तरह के इसको प्लेन को जनरलाइज प्लेन कहते हैं। तो उस केस में इन जनरलाइज प्लेन एनी प्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायलेटरल एलिमेंट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब इधर जैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक इधर होगा, और इधर होगा जैसा वैसा इधर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये फिर लीनियर बायलेटरल एलिमेंट कहलाएगा। और अगर ये दोनों डिफरेंट हुए तो ये यूनिलेटरल कहलाएंगे। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ये पॉजिटिव का होता है, ये भी पॉजिटिव का, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ये देख सकते हैं भी और आई दोनों पॉजिटिव है, इसलिए आर की वैल्यू पॉजिटिव हुई। यहाँ पे आई नेगेटिव, भी नेगेटिव, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। भी बाई आई होता है आर, तो दोनों नेगेटिव, इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पे भी पॉजिटिव, आई नेगेटिव, उसकी वजह से आर नेगेटिव, यहाँ पे भी जो है नेगेटिव हो गया और आई पॉजिटिव है, इसलिए भी बाई आर जो कि है भी बाई आई जो कि है आई पॉजिटिव था लेकिन भी जो है नेगेटिव था, उसकी वजह से यहाँ आर नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब जनरलाइज प्लेन के केस में ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, तब जाके इसको हम बायलेटरल बोलेंगे। और अगर ये सिमेट्रिकल रहा, ये सिमेट्रिकल इन केस ऑफ जनरलाइज प्लेन, तो उसको हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखते हैं वी आई प्लेन है, तो आर इसमें क्रॉस कर रहा है, आर की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आर की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? बायलेटरल हुआ क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, ठीक है। थ्रू आउट द रीजन इसका कैरेक्टरिस्टिक रेसिस्टेंस का सेम नहीं हुआ, डिफरेंट चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए बायलेटरल हुआ। लीनियर इसलिए हुआ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। और पैसिव इसलिए हुआ क्योंकि आर पॉजिटिव है, आर नेगेटिव होने से, जैसे यहाँ पे आर नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्टिव हो गया। लीनियर है ही, लीनियर पासिंग थ्रू ऑरिजिन और स्ट्रेट लाइन दोनों है। बायलेटरल दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए यहाँ पे देखते हैं। तो वी और आई के प्लेन में पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, इसलिए नॉन लीनियर हुआ। और यूनिलैटरल इसलिए हुआ क्योंकि ये मतलब सिमेट्रिकल अबाउट भी एक्सिस है, ना कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस या भी एक्सिस बोलिए। भी यहाँ पे वोल्टेज है, तो भी के अराउंड हुआ, ना कि ऑरिजिन के अराउंड हुआ, इसलिए यूनिलैटरल हुआ। और एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, और एक तरफ भी नेगेटिव हुआ, तो ये एक्टिव का केस कहलाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी एक तरफ नेगेटिव है, इसलिए एक्टिव का केस है। नॉन लीनियर इसलिए है क्योंकि पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन नहीं है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है। और बायलेटरल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इस तरफ नहीं है और ये वाला इस तरफ नहीं है, जबकि ये एक्स एक्सिस के अराउंड या फिर आई के अराउंड जो है ये सिमेट्रिकल है, लेकिन हमको चाहिए ऑरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल, तब जाके बायलेटरल होता, तो ये यूनिलेटरल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग केस है कि यहाँ पे जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक इधर है, आर पॉजिटिव, तो ये बायलेटरल हुआ, ना कि यूनिलेटरल हुआ।
डिस्पाइट कि ये स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि ऑल द लीनियर एलिमेंट आर बायलैटरल। जितने भी नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं सारे के सारे बायलैटरल होते हैं, लेकिन रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, यानी कि सारे बायलैटरल एलिमेंट लीनियर नहीं हो सकते। जैसे ये वाला बायलैटरल है लेकिन ये लीनियर नहीं है। लीनियर होने से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए था। बायलैटरल है इसलिए क्योंकि जैसा कैरेक्टरिस्टिक वैसा ही ऊपर नीचे भी वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये दोनों बायलैटरल का कंडीशन को फुलफिल करता है, जबकि ये लीनियरिटी का केस को फुलफिल नहीं करता है। तो इसीलिए जितने भी लीनियर एलिमेंट होते हैं तो लीनियर एलिमेंट सारे बायलैटरल होते हैं, लेकिन बायलैटरल सारे एलिमेंट लीनियर नहीं हो सकते हैं। जैसे आर लीनियर होता है क्योंकि हम लोग देखे थे ये ऐसा ही, ये आर का ही ये ग्राफ है, तो ये देख सकते हैं लीनियर है। सी एल और सी तीनों को हम लोग देख चुके हैं, जबकि डायोड, जेफेट, मॉसफेट, बीजेटी ये सब नॉन लीनियर होते हैं। और यूनिलेटरल तो साथ में होते ही हैं, क्योंकि यूनिलीनियर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये इनका बिहेवियर जैसा इधर है इधर नहीं है, जैसा इधर है इधर नहीं है, जैसा इधर है वैसा इधर ऐसे होने से ये होता, लेकिन नहीं है। तो ये भी नहीं है क्योंकि ये इधर होता है फिर थोड़ा सा इधर से करके ऐसे आ जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमको कोई भी केस नहीं मिला जो कि बायलैटरल का केस को फुलफिल करता हो, इसलिए यूनिलैटरल का केस होता है। पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट को देखिए, इन केस ऑफ वी प्लेन के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव एलिमेंट ऑफर्स ओनली पॉजिटिव इम्पीडेंस। जहाँ पे भी पॉजिटिव इम्पीडेंस हमको सिर्फ मिलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। और जहाँ पे भी हमको इट ऑफर्स नेगेटिव इम्पीडेंस वहाँ पे हमको एक्टिव एलिमेंट बोलना होगा। मतलब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं इसको। पॉजिटिव इम्पीडेंस तब मिलता है जब रेजिस्टेंस जो है किसी भी एक्टिव एलिमेंट किसी को तब बोलते हैं जब किसी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर कर रहा है या नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बिंग एलिमेंट या फिर पैसिव एलिमेंट। तो चलिए इसको आगे देखेंगे अभी है इसका। तो नॉर्मली पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड एक्टिव एलिमेंट डिलीवर द एनर्जी। ये रिलीज करता है एनर्जी को, या डिलीवर करता है। रिलीज मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ये सेंस में है रिलीज। तो नॉर्मली पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड एक्टिव एलिमेंट डिलीवर करता है या फिर रिलीज करता है एनर्जी को। तो इफ़ एलिमेंट हैज़ एबिलिटी टू डिलीवर, अगर एलिमेंट के पास एबिलिटी है डिलीवर करने की, मतलब कहीं भी उसका अगर नेगेटिव होगा तो उसको ओवरऑल एक्टिव माना जाएगा, देन एलिमेंट विल बी एक्टिव। एक्टिव एलिमेंट वोल्टेज सोर्स है, जैसे करंट सोर्स, जनरेटर, बीजेटी, ओपैम्प कुछ खास कंडीशन में, बीजेटी वो भी बाइज्ड है, वो भी जब एक्टिव रीजन में होगा तब, मतलब इसका कंडीशन है तब जाके होता है। तो उसमें इफ़ एन एलिमेंट कैन डिलीवर एंड एब्जॉर्ब एनर्जी इट विल कॉल्ड एज एक्टिव नॉट पैसिव। कोई अगर दोनों डिलीवर और एब्जॉर्ब दोनों कर सकता है तब इसको एक्टिव कहेंगे, ना कि पैसिव कहेंगे। ग्लोबली आरएलसी इज कंसिडर्ड एज पैसिव। ग्लोबली आरएलसी को पैसिव हम लोग कहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजिएंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेव एज एक्टिव एलिमेंट। ट्रांजिएंट के केस में क्या होता है कि कुछ देर तक तो वो चार्ज गेन करता है, चार्ज को गेन करने के बाद वो चार्जिंग उस समय होता है उसका, तो उस समय वो जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एनर्जी को डिलीवर करता है। जब वो अपना एनर्जी स्टडी स्टेट पर चला जाता है उस समय वो डिलीवर करता है, तो उस समय उसको जो है डिस्चार्जिंग एलिमेंट के समय वो एक एक्टिव एलिमेंट बन जाता है, डिस्चार्जिंग के समय वो एक एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर देखते हैं एक एल है, और जब ये क्लोज नहीं हुआ था सर्किट तो ये यहाँ से करंट जा रहा था और इधर से आ रहा था और ये चार्ज हो रहा था, तो ये यहाँ पे पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये बंद हुआ तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वोल्टेज जो है ये जीरो हो गया, मतलब इसका वैल्यू नहीं रहा क्योंकि सामने शॉर्ट सर्किट है। तो अब ये डिलीवर करेगा इसको, ये अब पैसिव है, ये एक्टिव हो गया। यहाँ पे ये पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये दोनों पैसिव था क्योंकि दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, जबकि यहाँ पे अब ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव रह गया, क्योंकि आर हमेशा पैसिव ही रहता है, आर कभी भी एक्टिव नहीं होता है, जबकि एल और सी डिस्चार्जिंग के केस में पैसिव एक्टिव बन जाते हैं। तो इसलिए अब देखते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट एलिमेंट जो है वो दोज एलिमेंट विच वेरीज इट्स कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू टाइम समय के साथ जो अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है वो टाइम वेरिएंट कहलाते हैं, और टाइम इनवेरिएंट होते हैं वो समय के साथ अपना कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज करते हैं। ये टाइम इनवेरिएंट है, ये टाइम वेरिएंट है। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है अलग अलग लगे हुए हैं, आर एल सी। तो ये ओम, हेनरी और फैराड। तो फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट इन नेटवर्क इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट, फिजिकली सेपरेबल है। यहाँ पे देखिए अगर वायर है इसके अंदर हेनरी पर मीटर है, ओम पर मीटर है, केबल है ये बेसिकली एल लेंथ का, तो इसमें जैसे कैपेसिटर है फैराड पर मीटर, ये सीरीज आर एल सी को अगर इस फॉर्म में दिखाएं तो ये
हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते कि इसमें एल कहाँ है, आर कहाँ है, सी कहाँ है। तो इसलिए एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लाइन या लेंथ कह सकते हैं, अलॉन्ग द लेंथ रेफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी बेस्ड ऑन लम्ड एलिमेंट। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी है ये बेस्ड है लम्ड एलिमेंट पे। और फील्ड थ्योरी होता है, जैसे EMT वाला जो फील्ड है उसमें केबल, वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के फॉर्म में इसमें चीज़ें रहती हैं। नेटवर्क एलिमेंट RLC, तो ये होता है RLC को देखें तो लीनियर है ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। बायलैटरल, क्योंकि थ्रू आउट द रीजन में सेम होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, इस तरह से। हालांकि ये पॉजिटिव भी होता है ज़्यादातर, तो इसलिए जब जेट डिस्चार्जिंग के केस में वो एक जो ट्रांजिएंट वाला केस है वहाँ पे पैसिव होता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है पहले, तो पैसिव। हालांकि ये दोनों L और C जो है इसको एक्टिव बनाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड की अभी जनरली इसको पैसिव माना जाता है। और टाइम इन्वेरिएंट इसलिए क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। और लम्ड, क्योंकि हम लोग नेटवर्क थ्योरी में इसको लम्ड की तरह यूज़ करेंगे, इसलिए ये एक अलग से एलिमेंट लगा करके हम लोग उसका काम दें, ठीक है। तो कंसिडर नेटवर्क ऑन बिलो फिगर, रिलेशनशिप बिटवीन V and I गिवन। तो V and I के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, ये स्टडी स्टेट, मतलब यहाँ पे लीनियर की तरह भी है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, नॉन लीनियर, क्योंकि ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। तो नॉन लीनियर हो गया। पैसिव इसलिए क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे R के वैल्यू प्लस है। और यूनिलेटरल इसलिए होगा क्योंकि ये इधर नहीं आया, मतलब बायलैटरल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ऐसा कर सकते हैं सीधा सीधी। यहाँ पे देखिए यूनिलेटरल होगा क्योंकि ऐसा ऐसा है, और एक्टिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया तो इसकी वजह से एक्टिव हो गया। और नॉन लीनियर है ऑब्वियसली क्योंकि पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है। ये वाला नॉन लीनियर है, एक्टिव है, और यूनिलेटरल है। ये वाला नॉन लीनियर है, ये एक्टिव नहीं पैसिव है क्योंकि दोनों प्लस में ही है। और बायलैटरल इसलिए क्योंकि जैसा इधर फिगर, जैसा स्ट्रक्चर वैसा ही स्ट्रक्चर नीचे भी है। तो ये जो है मतलब सिमेट्रिसिटी को फुलफिल कर रहा है थ्रू ऑरिजिन। यहाँ पे देखते हैं तो ये केस सिमेट्रिसिटी को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 हाइट है और यहाँ पे -0.25 है। दोनों का स्लोप सेम है, लेकिन हमको स्लोप से नहीं, एग्जैक्ट फिगर जैसा ऊपर है वैसा ही इधर चाहिए। तो एक्टिव हुआ, ये नॉन लीनियर हुआ, और ये यूनिलेटरल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर कोई नेटवर्क एलिमेंट है तो RLC से बना होगा। एक्टिव है तो R की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, L की वैल्यू 0 से कम, C की वैल्यू 0 से कम। और पैसिव होने के लिए R से वैल्यू ज़्यादा चाहिए, L की वैल्यू 0 से ज़्यादा, और C की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा। तो ये केस तीनों का तीनों पॉसिबल तभी है जबकि मतलब पैसिव की केस पॉसिबल है, क्योंकि इसलिए हम लोग जो जनरली देखते हैं R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, इसलिए एक्टिव का केस पॉसिबल नहीं होता है। ये दोनों बनाया जा सकता है, लेकिन वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो RLC इज़ नॉट नेगेटिव, सो नेवर एक्टिव। कभी भी नेगेटिव नहीं होता RLC, इसलिए कभी भी एक्टिव का केस नहीं बनता है। ट्रांजिएंट वाला केस डिफरेंट। एनालिसिस ऑफ पैसिव एलिमेंट। तो रेसिस्टर पहला एक एलिमेंट जो उठाते हैं। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है फ्रॉम फील्ड थ्योरी। J जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू V/L भी होता है, और J का वैल्यू I/A होता है, मतलब करंट बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी है तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे JE सिग्मा इसके बीच में है। ये है लीनियर, पैसिव और बायलेटरल और टाइम इनवेरिएंट। इतना सारा क्वालिटी, इसको अलग से भी देख सकते हैं। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसका। और देखिए कंडक्टिविटी जो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। कंडक्टिविटी जब जैसे से बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटती जाएगी। कंडक्टर के केस में ऐसा होता है, कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी घटेगी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर करने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट होता है उसमें हिंड्रेंस पैदा होने लगता है। जबकि जो सेमीकंडक्टर का केस में उसमें टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस पे बात हो रही है। जैसे सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे ऐसा हुआ। फॉर कांस्टेंट सिग्मा टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट शुड बी सेम। इसलिए हम लोग जो नेटवर्क थ्योरी में कंसिडर करते हैं कि टेम्परेचर सेम है, हम लोग इस कंडीशन पे ही इसको ऑप्टिमाइज करके रखते हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट सही से हो। क्योंकि अगर कंडक्टिविटी टेम्परेचर चेंज हुआ तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, और कंडक्टिविटी चेंज होगी तो ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ओम्स लॉ है, और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये हमारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करने के लिए हमको ये करना पड़ता है।
फॉर अ सर्किट थ्योरी या नेटवर्क थ्योरी कर सकते हैं, ओम्स लॉ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी इक्वल टू आई आर, और आर यहाँ आता है, भी और आई के भी आई प्लेन में आर की यहाँ पे वैल्यू होती है। और ये सेकंड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये वाले जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और भी इक्वल टू आई आर, ये वाला जो है सेकंड फॉर्म ऑफ नेटवर्क थ्योरी कर सकते हैं इसको। तो इसमें होता है कि आर रेजिस्टेंस जो है ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ये होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो इफ़ टेम्परेचर चेंजेस, आर चेंज होगा, आर चेंज होने से कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो अगर आर चेंज हुआ तो भी इक्वल टू आई आर का इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर फर्स्ट वाला देखें तो इसके अकॉर्डिंग भी सिग्मा चेंज होने से आपका कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगा, और उसके वजह से जे इक्वल टू सिग्मा ई का इक्वेशन फुलफिल नहीं होगा, जो कि ओम्स लॉ का फर्स्ट इक्वेशन है। तो ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर रीजन, इसलिए कहते हैं हम लोग। और फील्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर, हैंस वेरिएशन इन सिग्मा कंडक्टिविटी या फिर आर रेजिस्टेंस, दोनों में किसी में भी अलाउ नहीं किया जाता है कि ये वेरी करे। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ फील्ड एंड सर्किट थ्योरी। ओम्स लॉ दोनों के लिए वैलिड है, फील्ड थ्योरी और सर्किट थ्योरी। तो हम लोग क्योंकि दोनों का इक्वेशन देख लिए ना कि जे इक्वल टू सिग्मा ई, वी इक्वल टू आई आर, दोनों तो ओम्स लॉ ही है, तो दोनों के लिए वैलिड हुआ ना कि ये फील्ड थ्योरी के लिए वैलिड हो गया, ये सर्किट थ्योरी के लिए वैलिड हो गया, नेटवर्क थ्योरी के लिए। तो जे जो है आई बाई एरिया होता है, करंट बाई एरिया इक्वल टू सिग्मा बी बाई एल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का होता ही है। तो हमको पता है भी बाई आई जो होता है वो आर हो जाता है, तो भी बाई आई ले लिए इधर, आई को यहाँ ले गया, भी बाई आई हो गया, और कंडक्टिविटी को यहाँ से इस तरफ कर दिया, तो 1 बाई कंडक्टिविटी हो गया, और लेंथ डिवाइड बाई एरिया, लेंथ ऊपर चला गया और एरिया नीचे ही था, ये वाला नीचे आ गया वैल्यू। इस तरह से 1 बाय सिग्मा, तो इसको 1 बाय सिग्मा को रो लिखे, तो ये कंडक्टिविटी था, ये रेसिस्टिविटी हो गया। तो आर इक्वल टू रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाय ए, तो ये हो जाता है ओम इक्वल टू, क्योंकि ओम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल जो है सेंटीमीटर और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बाय सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाता है, रो का ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ओम सेंटीमीटर, रो इक्वल टू मतलब रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाता है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाता है और रो इंटू सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पे कंडक्टिविटी को देखें तो ये हो जाता है ओम सेंटीमीटर इन्वर्स, मतलब 1 बाय, यहीं पे ले लिए ना, रो का वैल्यू को अगर यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी को लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू, मतलब ये कंडक्टिविटी जो है वो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मतलब हम लोग रो का वैल्यू निकाल लिए, रो का वैल्यू अगर ओम सेंटीमीटर है, ओम सेंटीमीटर, तो 1 बाय रो का वैल्यू रो सेंटीमीटर इन्वर्स, ऐसा इसका वैल्यू हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भी इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू भी बाय आर, वोल्ट बाय एम्पियर, इसको ओम बोलते हैं। अगर भी का वैल्यू 0 होता है कहीं पे, तो अगर रेसिस्टेंस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और आई जो है कोई भी करंट जो है उसके थ्रू पार कर सकता है। भी की वैल्यू 0 होने का मतलब यहाँ पे हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा पार कर सकता है, कोई भी वैल्यू पार कर सकता है, और वहाँ पे आर की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी उस केस में, भी बाई आई इक्वल टू आर। तो उस केस में भी की वैल्यू अगर 0 होगी तो आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लेकिन आई वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा पार करेगा वहाँ से, आर इक्वल टू 0, दैट इज़ शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट केस में ऐसा होता है, तो इसको नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू 0 एम्पियर अगर है कहीं पे, तो और अगर कहीं पे 0 एम्पियर का करंट पार कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 0 एम्पियर पार कर रहा है और इसके बीच में कुछ वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो क्योंकि ऐसा देखिए भी डिवाइड बाई आई, भी का कोई भी वैल्यू डिवाइड बाई आई इक्वल टू 0, तो भी बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है, आर इक्वल टू इन्फिनिटी, ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर यही थेवेनिन वोल्टेज आपका VTH। देखिए ये केस पॉसिबल है कि कहीं पे भी जो है कहीं पे एग्जिस्ट करे और वहाँ से आई जो है ये भी इक्वल टू 0, अगर भी यहाँ से 0 हुआ तो आई का वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है, ये 0 हो जाए। ये भी हो सकता है भी का वैल्यू 0 हो और आई ना हो 0, ठीक है, क्योंकि ये देख लिया हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का केस में भी का वैल्यू 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे आई का वैल्यू 0 नहीं हुआ, ये पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आई करंट का वैल्यू 0 हो तो उस समय वोल्टेज का वैल्यू 0 हो जाएगा। वोल्टेज का वैल्यू 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से करंट जाने वाला आई इंटू आर होता है, तो आई का वैल्यू 0 इंटू आर,
तो 0 इंटू आर 0 होगा, तो वोल्टेज का वैल्यू 0 हो गया। और अगर यहाँ पे ओपन सर्किट रहता तब यहाँ पे जो 0 ओम का यहाँ से, जैसे ये वाला केस है, जैसे 0 ओम यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे ओपन सर्किट होता, भी की वैल्यू समथिंग होती, वो फाइनाइट वैल्यू होती, लेकिन आई जो है वहाँ पे 0 हो जाता और आर इन्फिनिटी हो जाता वहाँ पे। तो इस तरह से ये इस केस की मुझे पता नहीं है ये कैसे, भी इज़ नॉट, मतलब यहाँ पे ऐसे बोला है कि भी अगर 0 हुआ तो आई 0 होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा केसेस में होता है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं बी इजकल टू आई बाय आर इजकल टू वी बाय, और आई जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी, तो आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, ये लिखा हुआ है कूलम पर सेकंड, ये एम्पियर होता है। और डी क्यू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, करंट का इंटीग्रेशन होता है। क्यू अगर दिया हुआ है हमको और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो क्यू को लिख लेते हैं कैसे है ये, तो 10 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2t यानी कि 1/5t, नहीं वाई बाय, हाँ 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5t, 0 से 2 तक, और 2 के बाद फिर ये 10 पे कांस्टेंट हो गया, 10 फॉर 2 तो आई अगर निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5t का 5 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो 5t यानी कि 5 0 से लेकर 2 तक 5 एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद फिर ये जो है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि ये कंटिन्यूस का केस है, तो कंटिन्यूस के केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 इजकल टू, मतलब क्या बोलो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू टी भी हो सकता है यहाँ पे, और ग्रेटर देन सिर्फ टी भी हो सकता है, इस तरह से। मतलब यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा, ठीक है। इसको दोनों को करना पॉसिबल है, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है, डिसकंटिन्यूस के केस में, क्योंकि यहाँ पे ना 0 पे 5 इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी और यहाँ पे भी 2 पे भी इसकी वैल्यू डिसकंटिन्यूस है, इसलिए ये वाला साइन सिर्फ कंटिन्यूस के केस में यूज होता है, जबकि ये वाला साइन जो है, ये वाला साइन या यहाँ जो पहले लगा हुआ था ये वाला साइन सिर्फ डिसकंटिन्यूस के केस में यूज होता है, क्योंकि मतलब सिर्फ नहीं, दोनों में यूज होता है, ये दोनों में यूज होता है, क्योंकि इसको जनरली आप लिख सकते हैं ये दोनों में यूज होता है। लेकिन अगर आप पता है कि कंफर्म है कि डिसकंटिन्यूस होगा, तभी जाके आप इस साइन का यूज कीजिए, नहीं इस साइन का तभी यूज कीजिए जब आप कंटिन्यूस में श्योर हैं, आप कंटिन्यूस में श्योर हैं तभी ये यूज कीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ ये यूज कीजिए, ये दोनों जगह वैलिड होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आई दिया हुआ है और इसके लिए फाइंड चार्ज कितना है इसमें, ये पता करना है। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं कितना है आई का वैल्यू, तो 10 डिवाइड बाय 4, तो 0.25 नहीं 2.5 टी, 0 से 4 तक, और -4 4 से लेके 6 तक, और 0 उसके बाद है, ग्रेटर देन 0। तो चार्ज क्या होता है देखिए, डी क्यू बाई डी टी आई होता है, तो आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो वही है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 और फिर 4 से 6, तो 0.25 टी डी टी, तो 0.25 डिवाइड बाई टी स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 4 चौक 16 माइनस 0 25, 2.5 बाई 2 इंटू 16, और यहाँ पे कैलकुलेशन 2 हो गया, 2 4 9 8 माइनस 8, और यहाँ पे 16 8 25 8 25 8 हो जाता है तुम्हारा 25 चौका 200, 25 चौका 100, 200 2 20 होगा, 20 माइनस 8 यानी 12 कूलम। अदरवाइज़ हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि एक्चुअली ये क्या है, ये जो हम लोग निकाले यहाँ पे, ये जो निकाले ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, डी क्यू डी टी मतलब इसका इंटीग्रेशन है बेसिकली। तो इंटीग्रेशन मतलब तो एरिया होता है, तो इसका एरिया लिखते हैं, तो 1/2 इंटू बेस 4 है, हाइट 10 है, 4 हाइट, तो 2 गुना 10 20, अब माइनस ये वाला एरिया क्योंकि नीचे नेगेटिव में है, तो -4 इंटू 2 -4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, तो -8 20 -8 12 कूलम। तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, अदरवाइज ये भी परफॉर्म कर सकते थे। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो है पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, V इजकल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो जूल पर गुलाम होता है इसका, यानी वोल्ट जो होता है जूल पर गुलाम होता है। तो पोटेंशियल या कहिए वोल्टेज इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो ऐसे कहते हैं कि किसी जगह का पोटेंशियल वो है कि इन्फिनिटी से उस जगह पे किसी चार्ज को, एक गुलाम के चार्ज को लाने में जितना एनर्जी खर्च हुआ, तो एनर्जी खर्च हुआ पर यूनिट गुलाम, पर यूनिट चार्ज को वहाँ लाने में, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल।
तो अगर किसी का एनर्जी W दिया हुआ है इक्वल टू 1 + Q और इसका क्या पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, तो पोटेंशियल क्या होता है V = dW/dq, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 0 + 1 + 2 इस तरह से। और अगर Q का वैल्यू 1 कूलम है तो वो उसमें पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये 3 वोल्ट इसका वैल्यू हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे V की वैल्यू दी हुई है और इसमें वर्क चाहिए, तो V का यहाँ पे देख सकते हैं V = होता है, यहाँ पे देख सकते हैं V = dW/dq होता है और हमको यहाँ पे है V दिया हुआ है, हमको dW चाहिए, तो dW = इंटीग्रेशन ऑफ V dq, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ V dq। तो V का वैल्यू 1 Q और Q², तो 1 का Q 2 1 और 2 Q²/2 और यहाँ पे हो जाएगा Q³ 3 2 और 3 दोनों का, तो 1/4 और ये वैल्यू 29/6 आया। और देखते हैं यहाँ पे ये है पावर, तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो dW/dt या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम ये भी बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये पावर होता है, जूल पर सेकंड वाट में होता है ये। P = dW/dq, अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पावर जो होता है वोल्ट इंटू करंट होता है, तो वोल्ट का वैल्यू dW/dq देखे थे इंटू dQ/dt, तो ये I का वैल्यू होता है, dQ/dt I होता है और dW/dq जो है ये वोल्ट होता है, तो V × I P होता है, V × I = P, तो देखिए Q कैंसिल हुआ, dW/dt आ गया, यही था तो था यहाँ पे dW/dt, तो ये वर्क डन = इंटीग्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा। और पावर को देखते हैं तो वो हो जाता है वोल्टेज इंटू करंट, तो 3 फार्मूला है बेसिकली, I²R VI एंड V²/R, तो V²/R भी एक फार्मूला है, तो ये इंटरचेंजेबल है आपस में, ये कनेक्ट हो जाता है अच्छे से, तो ये है। अगर आपको वर्क चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ PdT कीजिएगा तो आपको वर्क मिल जाएगा। अब देखिए एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर क्या होता है। एब्जॉर्ब पावर होता है कि इफ़ करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स देन इट इज़ रेफर्ड एज एब्जॉर्ब पावर। वही मैं जो बोल रहा था कि अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, और अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो डिलीवर करता है पावर को। तो यही है कि एनर्जी पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करता है तो पावर को वोल्टेज सोर्स जो है वो देन द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स देन इट इज़ रेफर्ड एज एब्जॉर्ब पावर। और इफ़ करंट लीव्स फ्रॉम द positive terminal of the voltage source it is referred as delivered power। तो अगर इफ़ करंट लीव्स फ्रॉम, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करता है करंट तो इसको हम लोग डिलीवर्ड पावर के केस में कंसिडर करते हैं, और अगर इंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से लीव करता है तो इसको हम लोग डिलीवर्ड पावर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है तो ये डिलीवर्ड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है ये एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब जो है उसमें -2 × 10 हो गया, तो ये हम जो भी मतलब जो करंट जैसा दिया रहेगा वैसा ही इसको हम ले लेंगे, ठीक है, इसमें हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारा केस ऐसा रहेगा कि यहाँ पे जैसे इसको हम लोग को चेंज करना है कि डिलीवर्ड से इसको एब्जॉर्ब बनाना है, तो बस इतना करना है कि बस इसके सामने माइनस लगा देना है, तो ये एब्जॉर्ब से डिलीवर हो जाता है। ऑल द 3 फिगर्स आर इक्विवेलेंट बट P डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड = 20 वाट, पावर एब्जॉर्ब्ड = यहाँ पे देख सकते हैं ना, पावर एब्जॉर्ब का वैल्यू -20 वाट और पावर डिलीवर का वैल्यू 20 वाट, तो ये दोनों सेम फिगर है। देखिए 10 वोल्ट प्लस में है और -2 इधर से एंटरिंग है। अब देखिए 10 को -10 कर दिया, -10 और 2 इधर से एंटरिंग है, तो वैल्यू तो दोनों सेम ही है क्योंकि यहाँ माइनस बाहर लगा दिए तो ये वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन बस हमने इसको दिखाने का, और यहाँ पे देखिए करंट को मैंने इधर से घुसा दिया और ये सेम फिगर है, लेकिन बस इसको मैंने करंट को इधर से घुसाया और माइनस लगा दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ से 2 लिख देते तो ये अलग चीज़ हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिख के -2 लिखे, ये दोनों सेम चीज़ हो गया, तो यही मैं कहना चाह रहा था। 3 फिगर्स आर इक्विवेलेंट बट दोनों में बस डिफरेंस बताने के लिए हमने जो है ऐसा किया। यही चीज़ यहाँ पे है कि 4 वोल्ट इधर से एंटरिंग है, 4 वोल्ट में पॉजिटिव तरफ से एंटरिंग है, तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, और ये 8 वाट जो है पावर एब्जॉर्ब करेगा, और जबकि इसी के इक्विवेलेंट में -4 कर देते तो ये पावर प्लस से निकल रहा होता, तो ये फिर एब्जॉर्ब नहीं डिलीवर हो जाता, डिलीवर 2 × -4, क्योंकि इसको हमको अपोजिट करना पड़ा तब जाके इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं डिलीवर्ड बोलेंगे।
और उस केस में 2 इंटू -4 यानी कि -8 वाट। तो इस तरह से पावर डिलीवर्ड इक्वल टू 8 वाट, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू -8 वाट और +8 वाट। तो इस तरह से पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर का कॉन्सेप्ट डील होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और इसके सामने 2 हैं लगे हुए, इसमें दोनों में बढ़ जाएगा तो 10 डिवाइड बाई 3 + 2 5, 10/5 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट इधर से इधर आया। अब देखिए इसमें कितना एब्जॉर्ब हुआ, तो I² R, तो आई का 2 है वैल्यू, 2 × 2 4, 4 + 4 × 8, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 2² × 3 तो 4 × 12 वाट यहाँ पे हो गया। और इसमें कितना है, इससे निकल रहा है 2 एम्पियर और 8 10 दूना 20, यहाँ पे 20 वाट ये हुआ। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये दोनों एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब पावर को ऐड कीजिए तो 8 × 4 = 12, ठीक है, 8 × 4 = 12, सॉरी 12 × 8 = 20, 12 × 8 = 20 और यहाँ पे 20 डिलीवर्ड जितना है उतना ही एब्जॉर्ब है। तो एक ये इसको बोलते हैं पावर कंजर्वेशन थ्योरम कि जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब टोटल पावर डिलीवर्ड इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब। ऑल्सो पावर बैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, फिर टेलीगन थ्योरम भी बोलते हैं इसको, जिसमें कि पावर जो है बैलेंस हो जाता है कि जितना पावर इन निकला है उतना ही पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट का ये है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। जैसे ही एम्पियर आपको दिख गया, कहीं भी एम्पियर दिख गया मतलब उस पूरे लाइन में एक उतना ही करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से 10 निकला है तो 10 दूना 20, ये इसका डिलीवर्ड हुआ क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, और यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर किया है। तो 8 वोल्ट जो है एब्जॉर्ब किया है, कितना है, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू 8 × 2 यानी कि 16 वाट। अब देखिए पावर डिलीवर कितना हो गया, -20, क्यों, सॉरी पावर डिलीवर 20 है और एब्जॉर्ब अगर इसको लिखना चाहेंगे तो बस ये 20 को -20 कर दीजिए, या फिर इस जो 2 एम्पियर इधर से निकल रहा है इसको अपोजिट साइड से लेते ही है तो -2 यहाँ करना पड़ेगा उसके लिए आपको, तो वही इसीलिए पावर एब्जॉर्ब का वैल्यू -20 वाट हो गया। और पावर एब्जॉर्ब का वैल्यू यहाँ पे 8 वोल्ट के लिए, इसके लिए ये पावर एब्जॉर्ब का वैल्यू 16 वाट और इसका डिलीवर्ड -16। उस तरह 2 एम्पियर में देखिए अब जिधर से एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, तो इस केस में ये जो है ये आपका एब्जॉर्ब पावर कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब का वैल्यू 2 वोल्ट × 2 एम्पियर, तो इसका वैल्यू 4 वाट हो गया। पावर डिलीवर्ड -4 वाट होता है। अब पावर डिलीवर्ड का सम कीजिएगा, सम ऑफ द टोटल पावर डिलीवर्ड या फिर सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब, ये वैल्यू 0 होती है किसी भी एक क्लोज लूप में। तो देखिए या सर्किट बोल सकते हैं, किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी कोई नेटवर्क का अगर कंप्लीट नेटवर्क सर्किट है तो उसमें टोटल पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 0 होता है, या टोटल पावर डिलीवर्ड जो है वो भी 0 होता है, और सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब और सम ऑफ पावर डिलीवर्ड दोनों मिलके भी 0 होता है। तो देखिए हमारे 20 प्लस यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब है, पावर डिलीवर्ड यहाँ पे देखिए डिलीवर्ड का सम एक साथ करेंगे, पावर डिलीवर्ड 20 और 16 -4, ये दोनों 20 0 हो गया। अब देखिए पावर एब्जॉर्ब का केस कीजिएगा, -20 + 16 + 4, तो ये दोनों मिलकर 0 हो गया। तो इस तरह से पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड दोनों 0 हो गया। लेकिन एक केस देखते हैं यहाँ पे, जिसमें कि यहाँ से यहाँ पे 10 आ रहा है और 8 जा रहा है, और इधर कितना आएगा, तो 10 इधर से आया, 8 इधर गया, इधर 2 आएगा यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर किया तो 100 × 10 तो 1000 वाट हो गया। और यहाँ पे 80 ये वाले में देखते हैं, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है यानी कि पावर ये डिलीवर कर रहा है, तो 80 × 8 पावर डिलीवर्ड हो गया। और एब्जॉर्ब लिखेंगे तो -640, यही चीज़। पावर डिलीवर्ड इसमें से कितना होगा, तो क्योंकि पॉजिटिव से निकल रहा है तो 15 × 2 तो 15 × 30, तो इसको पावर टोटल एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो एब्जॉर्ब देखिए 1000 है एब्जॉर्ब, और यहाँ पे एब्जॉर्ब -640, यहाँ पे -30, तो 640 30 ये हो गया 770, और 1000 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 330 वाट। तो पावर डिलीवर्ड का वैल्यू जो है वो हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -1000, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पावर डिलीवर्ड, अच्छा एब्जॉर्ब है ना, ये एब्जॉर्ब, तो इसको माइनस करेंगे तो ये डिलीवर्ड बन जाएगा, ठीक है। और +640 + 30 दोनों मिला के -330 वाट हो गया, ये टोटल पावर हो गया। इंडक्टर का केस देखते हैं, यहाँ पे है इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोजेज द चेंज इन करंट। चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर, तो ये क्या होता है, टाइम वेरिंग करंट across an ideal coil produces a time varying magnetic flux which is proportional to the time varying current।
किसी भी आइडियल कॉइल से अगर आप टाइम वेरिंग करंट को पास करेंगे, मतलब एसी करंट को पास करेंगे, तो उससे एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स उससे जनरेट होगा। तो ये एक मान लीजिए कॉइल है, इससे एक आई करंट पार होगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो ये जो एल है ये कह रहा है, ये इंडक्टर का या ये आइडियल कॉइल जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इसका दिखाता है, मतलब इंडक्टर है बेसिकली ये। एल तो इंडक्टर का साइन होता है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे साई जो है ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो पैदा हुआ क्योंकि आई के वजह से, टाइम वेरिंग करंट की वजह से। तो फ्लक्स कितना पैदा होगा वो डिपेंड करेगा करंट कितना जा रहा है, मतलब टाइम वेरिंग करंट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम वेरिंग करंट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई हो गया, एल का वैल्यू साई बाय आई यानी कि वेबर पर एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर इसको हेनरी बोलते हैं हम लोग, तो वेबर पर एम्पियर हेनरी हो गया एल का वैल्यू। तो ये हो गया इंडक्टर इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर और ये हेनरी हो गया। साई है प्लेन में, एल बना हुआ है, लीनियर है, बायलेटरल है क्योंकि दोनों तरफ है, और पैसिव है क्योंकि पॉजिटिव है। एल की वैल्यू देखें तो एन फाई होता है, एल मतलब साई की वैल्यू एन फाई होता है बेसिकली। जो साई था ना ये टाइम वेरिंग, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को ही हम लोग एन फाई लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इनटू फ्लक्स पर टर्न। एक टर्न में कितना फ्लक्स पैदा हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो दोनों मिला के फाई पैदा होता है, जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है, टोटल फ्लक्स को। तो इसी को फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस। तो एम एम एफ के लिए एन आई और रिलेक्टेंस के लिए एल अपॉन ए म्यू हो जाता है, एल अपॉन ए म्यू हो जाता है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू, अगर इसको इस फॉर्मूले में पुट करें तो एन बाई आई यहीं से, और फाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, एन आई डिवाइड बाई एल अपॉन ए म्यू। तो आई कैंसिल हुआ, एन स्क्वायर ए म्यू, नीचे का वैल्यू ऊपर चला गया, एन स्क्वायर ए म्यू डिवाइड बाई एल यहाँ पे हो गया है ये हेनरी में। तो एल जो है वो, एल इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बट एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो एल इक्वल टू हो गया एन स्क्वायर ए म्यू बाई एल। तो म्यू जो है परमिएबिलिटी है और एल जो है इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिनॉइड है ये वाला, और ये हेनरी में इसका रिजल्ट आता है। तो इस तरह से है। अब देखते हैं वी टी क्या है, तो साई बाई टी, ठीक है, डी साई बाई डी टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे पैदा हुआ था डी फाई, तो ये डी फाई, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो भी पैदा होता है। तो इसी को लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए साई डी फाई बाई डी टी, अगर भी होता है भी इक्वल टू डी साई बाई डी टी, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल तो एक कांस्टेंट नंबर होता है, तो एल डी आई बाई डी टी हो गया। तो एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज हो जाता है बेसिकली। तो ये देखिए एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, डी साई बाई डी टी, यही वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया। और यहाँ पर देखिए वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और अगर आई इसमें से निकालना चाहें आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो ये दो इक्वेशन है ओम्स लॉ के, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज का इक्वेशन है, तो वहीं पे ओम्स लॉ आता है। और ये जो है दोनों वैलिड हैं इसके लिए। प्रैक्टिकल कॉइल जो है या फिर प्रैक्टिकल इंडक्टर, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आइडियल के केस से। आइडियल में क्या होता है कि ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 है, यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, एल है, सिर्फ एल ही है। जबकि जो प्रैक्टिकली होता है ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, तो ये लॉसी इंडक्टर है। तो इसमें देखिए आर है, यहाँ पे आर की वैल्यू ऑल्दो स्मॉल होती है लेकिन होती है, और एल है। तो इस तरह से आई इसमें आता है, तो आई आर कुछ यहाँ पे लॉस होता है, और फिर एल के थ्रू कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो हो जाता है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ऐसा होता है। और टाइम कांस्टेंट अगर देखें, क्योंकि ये आर एल सर्किट है, तो आर एल सर्किट में टाउ इक्वल टू एल बाई आर हो जाता है। ये कंट्रोल सिस्टम का प्रॉब्लम है आर एल का, ठीक है। आइडियल कॉइल में आर की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मैंने पहले बताया, तो आर ऐसा दिखने लगता है। ये लॉसलेस इंडक्टर या फिर प्योर इंडक्टर इसी को बोलते हैं हम लोग। और देखिए टाइप ऑफ इंडक्टर जो है, ये इनर्जाइज इंडक्टर और अनइनर्जाइज इंडक्टर होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन देखिए -∞ से टी 1/L -∞ से टी वी डी टी होता है। तो ये डायनामिक इंटीग्रेटर है, इसमें -∞ से 0, -∞ से 0 और 0 से फिर टी तक होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये जो पहला जो रहता है, ये रहता है पास्ट मेमोरी, मतलब इसमें इनिशियल करंट जो इस इंडक्टर के अंदर पहले से था वो, प्लस जो अपने करंट अभी जो तुरंत दिया, तो इस दोनों को मिला करके ये आई बनता है इसके अंदर। तो आई को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, अगर इस तरह से दोनों का ये
ब्रेकअप हमको पता चल जाए। तो देखिए एनर्जी जो होता है इसमें दो तरह का एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी इसमें जैसा होता है वो बताता हूँ। वो होता है 1/2 Li का, इसके बाद में डेरिवेशन भी देखेंगे। तो EL0- जो पहले से एनर्जी इसके अंदर है, मतलब जो एनर्जाइज इंडक्टर हो के आया है, तो इसमें जो पास्ट मेमोरी है वो है 1/2 Li माइनस का स्क्वायर, मतलब ये 0 के पहले का जो इसमें करंट था वो दर्शा रहा है, और इतना जूल इसका पास्ट एनर्जी हुआ। तो इन केस ऑफ एनर्जाइज इंडक्टर फॉर टी लेस देन 0, टी के 0 से पहले, मतलब शुरू होने से पहले इतना इसके अंदर एनर्जी थी स्टोर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो एनर्जाइज इंडक्टर होता है वो होता है VT इंटीग्रेशन ऑफ आई और नहीं मतलब I-T इसको लिख देते हैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, I-T। तो I-T क्या हो गया, 0 से T, ठीक है, अनएनर्जाइज इंडक्टर है I-T, ठीक है, और ये 0 से T 1/L VDT, ठीक है। तो इसका जो एनर्जी होगा वो 0 जूल होगा क्योंकि ये अनएनर्जाइज है, और I0- जो है मतलब जो पास्ट करंट जो होता है वो भी इसमें 0 एम्पियर है। अब कंपेयर करेंगे दोनों को, यानी यहाँ जो था, यहाँ पे जो था ये वाला, तो ये वाला से इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि ये एनर्जाइज इंडक्टर था IT वाला। तो एनर्जाइज इंडक्टर और अनएनर्जाइज इंडक्टर को जब कंपेयर करेंगे तो IT का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी इस वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस वाले का वैल्यू हो जाएगा I0 माइनस प्लस IT मतलब I-T यानी अनएनर्जाइज करंट प्लस एनर्जाइज करंट दोनों मिलके। तो देखिए इसको दोनों को सेपरेट करते हैं ऐसे, यहाँ पे I0 माइनस और यहाँ से I-T यानी कि जो अनएनर्जाइज इंडक्टर है का करंट था वो इधर आ गया, और जो पहले से एनर्जी थी पास्ट एनर्जी वो पास्ट करंट जो था वो यहाँ भेज दिया, और IT जो है ये एनर्जाइज इंडक्टर का करंट है। तो एनर्जाइज इंडक्टर को हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं कि IT को यहाँ लेते आते हैं और ये कि यहाँ I-T यहाँ पे डाल दिया, मतलब I0 माइनस यहाँ पे डाल दिया और I-T यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया अब अनएनर्जाइज इंडक्टर, ये हो गया उसकी एनर्जी, और ये रहा टोटल एनर्जी। टू मेक द अनएनर्जाइज वी नीड टू मेक एन अनएनर्जाइज इंडक्टर वी नीड टू पुट करंट ऑफ I0 माइनस इन पैरेलल टू द इंडक्टर ऑफ अनएनर्जाइज इंडक्टर। अब देखते हैं अगर पावर की बात, तो पावर इक्वल टू हो जाता है dW/dt, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क क्या होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ PDT पहले बताया था मैं, और P जो होता है ये हो जाता है V/I। तो V/I का इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, और हमारा केस था इंडक्टर का भी। तो इंडक्टर में क्या होता है कि V इक्वल टू होता है LdI/dt, तो dt कैंसिल होकर के Li² ऐसा कर दिया, नहीं LIT/DIT ऐसा। तो इसमें क्या करेंगे, L को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ IT/DI, इसका हो जाता है हाफ Li², तो ये हाफ Li² यहीं से आता है इसका जूल, वर्क डन मतलब वर्क ऑफ दिस इंडक्टर, वर्क और एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर हो जाता है हाफ Li² जूल, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर यही हो जाता है। अब W0 माइनस जो है या फिर जो पास्ट एनर्जी होता है वो होता है हाफ Li0 माइनस का स्क्वायर, और अगर इन्फिनिटी पे देखें तो 1/2 हाफ Li इन्फिनिटी, यानी स्टेडी स्टेट पे जो एनर्जी होती है वो यही होती है। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता है। W मतलब जो एनर्जी होती है यानी वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², यानी कि इंडक्टर की एनर्जी या इंडक्टर की एनर्जी जो है वो करंट के स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब उसका प्रोपोर्शन होता है। तो अगर इसमें करंट को आप 2 एम्पियर से 4 एम्पियर करेंगे तो एनर्जी जो है आपका उसी तरह से आपका बढ़ जाएगा, नहीं घट जाएगा आई थिंक, ये बढ़ेगा, ये बढ़ाएगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इस तरह से दोनों में रिलेशन है। चलिए देखते हैं कैपेसिटर का केस। कैपेसिटर में Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। तो ये देखिए इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक रीजन है कुछ, और कंडक्टिंग प्लेट्स है उसके बीच में भी लगा हुआ है, तो ये भी दोनों के बीच में आ गया, और तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कितना इसमें चार्ज जमा होगा ये डिपेंड करता है V पे, तो Q इक्वल टू हो जाता है CV, एक C इसकी कैपेसिटी है, तो ये कैपेसिटी किसकी है, कैपेसिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच अपोजेज द चेंज इन वोल्टेज, तो ये चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, तो इसी के लिए आता है। तो C इक्वल टू Q/V हो जाता है, और C का वैल्यू होता है कूलाम पर वोल्ट, यानी फैराड होता है ये। तो V0 माइनस V0 प्लस इसको मेंटेन करने का इच्छा होता है इस वाले को, तो ये Q0 माइनस और Q0 प्लस को मेंटेन करता है इसी तरह से, क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, तो और हाफ CV² इसका ये होता है एनर्जी भी होता है, तो एनर्जी को भी 0 माइनस पे 0 प्लस पे ये मेंटेन करता है। बेसिकली कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होता है, दोनों का एक प्रॉपर्टी है कि दोनों
चेंज ऑफ एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करता है, दोनों चेंज ऑफ एनर्जी को कांस्टेंट रखना चाहता है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही बाद में रखना चाहता है, सडन चेंज ऑफ एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसीलिए तो कैपेसिटर है ऑल्सो रेफर्ड एज चार्ज स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आई जो होता है उसका वैल्यू डी क्यू बाई डी टी होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और क्यू को अगर तोड़ते हैं तो क्यू इक्वल टू सी वी लिखे थे, यहाँ पे देखिए क्यू इक्वल टू सी वी था, तो क्यू इक्वल टू सी वी, तो यहाँ पे आई को अगर देखें तो ये हो जाता है सी डी वी बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि क्यू को ब्रेक करेंगे तो सी भी निकलेगा और सी कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। और भी का वैल्यू क्या हो जाता है, जब भी को रखेंगे तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, 1/c इस तरफ आ जाएगा और आई डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आई डी टी का इंटीग्रेशन। और आई को देखें तो आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, जो हम लोग पहले देखे थे। यहाँ पे देखते हैं अब देखिए इसका भी क्या होता है कि अगर ये इनर्जाइज्ड है तो इसमें Q 0 माइनस है, पहले से इसमें चार्ज कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा, और ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, एनर्जी भी इसके अंदर कुछ होगा और वोल्टेज भी इसके अंदर कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ जो है Q पे डिपेंड करता है, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज और एनर्जी पहले से स्टोर। अब देखिए V इक्वल टू क्या था, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो इसके अंदर वोल्टेज है और ये इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से टी तक जा रहा है, ये रनिंग इंडिकेटर है, ये पास्ट को और प्रेजेंट दोनों को मिला के वोल्टेज है, तो ये इस तरह से है। लेकिन इसका जो पास्ट वाला वोल्टेज है ये वैल्यू नॉन जीरो हुआ इस केस में, क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी है और उसके बदले ये आता है, क्योंकि हाफ सी भी स्क्वायर होगा और तो वहाँ से भी ये एनर्जी इसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब है पहले से, तो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो ये आया इसकी इनिशियल जो वोल्टेज था वो, और प्लस ये जो प्रेजेंट का वोल्टेज है वो, तो ये भी 0 माइनस और 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी आई डी टी, ये इसका प्रेजेंट का वोल्टेज हुआ। तो अनचार्ज जो कैपेसिटर होता है वो कैसा रहता है, तो आई सी मान लीजिए इसमें करंट है तो सी ऐसा, अब इसमें तीनों चीज़ जीरो है, वोल्टेज करंट वोल्टेज चार्ज और एनर्जी तीनों जीरो है यहाँ पे, क्योंकि ये अनचार्ज कैपेसिटर है। और जो वी डैश टी है इसकी वैल्यू, यानी कि अनचार्ज वाले की वी डैश टी का वैल्यू देखें तो हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी आई डी टी, बस इतना तक में इसका एनर्जी या वोल्टेज जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से टी माइनस इन्फिनिटी से 0 आई डी टी, वो वाला वैल्यू नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि वी 0 माइनस की वैल्यू 0 वोल्ट थी इसमें। तो इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे जो था इक्वेशन ये और इसको दोनों को मिला करके, यानी कि 1 और 2 को मिला करके यहाँ पे एक तीसरा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे वी टी का वैल्यू ये दिख रहा है आपको, वी टी इक्वल टू वी 0 माइनस प्लस वी डैश टी, ये वाले के बदले ये लिख दिया, देखिए दोनों सेम है ना, ये 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी आई डी टी, और ये दोनों सेम इक्वेशन है, दोनों को मिलाए तो इनिशियल वोल्टेज प्लस प्रेजेंट वोल्टेज दोनों मिला करके एनर्जी ऑफ द वोल्टेज, मतलब एनर्जाइज इसका कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया। अब देखिए टू कन्वर्ट एन एनर्जाइज कैपेसिटर इनटू अ एनर्जाइज कैपेसिटर, एनर्जाइज को एनर्जाइज में कन्वर्ट करने के लिए इसके सामने एक भी 0 जो उसका इनिशियल वोल्टेज था उसको ऐसा लगा देंगे सीरीज़ में उस कैपेसिटर के साथ, तो ये हो गया अब अनएनर्जाइज वोल्टेज अनएनर्जाइज कैपेसिटर, और ये इसकी एनर्जी हो गई अनएनर्जाइज कैपेसिटर, और ये ओवरऑल जो है ये एनर्जाइज कैपेसिटर है अभी भी। लेकिन इसमें सेपरेट करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा इनिशियल वोल्टेज को सीरीज़ में डाल के। और देखिए प्रैक्टिकल वोल्ट कैपेसिटर जो है वो होता है ऐसा कि उसके पैरेलल में उसका रेसिस्टेंस जो है लगा रहता है, तो इसकी वैल्यू हाई होती है। जैसा इंडक्टर केस में देखे थे कि उसका सीरीज़ में होता था, एल जो था वो आर जो था वो सीरीज़ में था, तो उसकी वैल्यू लो थी और वो सीरीज़ में लगा हुआ था। तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, इसके पैरेलल में होता है और ये इसकी वैल्यू हाई होती है, और आइडियली जो है ये इन्फिनिटी होता है आइडियली। कैपेसिटर अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कि कैपेसिटर हैज़ आर इक्वल टू 1 ओम एंड सी इक्वल टू 2 फैरेड रिप्रेजेंटेड, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि 1 ओम और 2 फैरेड ये पैरेलल में आते हैं, ना कि सीरीज़ में। बहुत लोग इसको सीरीज़ में लगा देते हैं, जैसा कि हम लोग इंडक्टर केस में किए थे वैसा कर देते हैं लोग। हालांकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, यहाँ की 1 ओम नहीं होना चाहिए, बहुत हाई वैल्यू होनी चाहिए, मेगा ओम या उससे भी बड़ी वैल्यू में होनी चाहिए। और देखिए पावर इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, और वर्क डन जो होता है पी डी टी, और पी जो है वी इक्वल टू आई वी इंटू आई होता है, तो ये वी इंटू आई हो गया। अब देखिए हम लोग को कैपेसिटर का केस है, तो कैपेसिटर में होता है आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी कैंसिल हो गया, तो सी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी वी डी वी, तो वी डी वी जो किए यहाँ पे इसी की वजह से 1/2 सी वी स्क्वायर हो गया,
हाफ सी वी स्क्वायर, वर्क या फिर एनर्जी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी वी स्क्वायर ये जूल में आ गया कैपेसिटर का एनर्जी। और जीरो माइनस के लिए भी यही जीरो वी जीरो माइनस का जो वोल्टेज था उसका स्क्वायर इंटू हाफ सी वी, तो ऐसा होता है। और जीरो प्लस के लिए जीरो प्लस पे हो जाता है, तो इस तरह से। और चूँकि कैपेसिटर का एक प्रॉपर्टी है कि वो इंस्टेंट को चेंज नहीं होने देता है, इंस्टेंटली करंट या इंस्टेंटली वोल्टेज को, एनर्जी को बेसिकली एनर्जी को चेंज नहीं होने देता, तो उसकी वजह से यहाँ पे आता है ई सी जीरो प्लस इजकल टू ई सी जीरो माइनस, और ये भी सी जीरो प्लस इजकल टू वी सी जीरो माइनस। तो क्या होता है कि मेमोरी एलिमेंट चेंजेस द अपोजिट द चेंज इन एनर्जी इन मोमेंट टाइम, तो ये इसको अपोज करता है। ये इंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है और ये कैपेसिटर की भी प्रॉपर्टी होती है। बट इन इंडक्टर एनर्जी डिपेंड ऑन इंडक्टर करंट, इसलिए वहाँ पे करंट जब चेंज होता है मतलब चूँकि इंडक्टर में करंट चेंज होने पे उसकी एनर्जी चेंज होती है, इसलिए वो इंडक्टर जो है अपोज करता है चेंज इन करंट को, जबकि कैपेसिटर जो है ये डिपेंड करता है अपने वोल्टेज पे। तो कैपेसिटर इसलिए वोल्टेज के चेंज होने को अपोज करता है, इसीलिए यहाँ से दो रीजन आता है इसका। और इतना सीरीज इक्विवेलेंट और नहीं, इसको बाद में देखते हैं। थैंक यू।